Hello students, this is Dr. Anubha Sharma and today we will discuss about chapter number 1, the living world. Living world comes under your biology subject. So first of all we should know what is biology. Biology is a study of life and living organism. The term biology was coined by Lamarck and Treviranus independently in 1802. ठीक है, कभी कभी आपके ऊपर ये क्वेश्चन आता है इस सब्जेक्ट में कि टर्म बायोलॉजी किसने दिया, इसलिए ये बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि ये टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रिवायरेनस. सो बायोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड में we will discuss further in the coming slides what is living and what is non living. वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे we can say yes this thing is living and this thing is not living or non living. So अगर हम किसी चीज़ को हमने कहा कि ये लिविंग है तो हमने कोई तो क्राइटेरिया बनाया होगा लोगों ने, साइंटिस्ट ने, कि अगर कोई चीज़ लिविंग है तो इट मस्ट शो सम काइंड ऑफ फीचर्स लाइक इट मस्ट शो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, राइट, जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि हाँ इसने ग्रोथ कर लिया है या रिप्रोड्यूसिबल है तो ये लिविंग है. तो उसी के बेसिस पर हम ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक जो भी जितने भी फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, डिफाइनिंग फीचर्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे अपनी कमिंग स्लाइड्स में कि कौन कौन से फीचर्स लिविंग बीइंग में होने चाहिए. नाउ एज शोन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इफ समथिंग इज अलाइव, अगर कोई चीज़ लिविंग है, राइट, तो इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टेसिस, ठीक है, एंड सम अदर फंक्शंस ऑल्सो. ठीक है, तो अगर ये सारे के सारे फीचर्स हैं, ग्रोथ कर रहा है, कुछ रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वी कैन से यस दिस थिंग इज लिविंग सिस्टम. सो देयर आर 7 करेक्टरिस्टिक features and defining features जिसके बेसिस पे we can say this particular thing is living or not living. As shown in this slide, there are so many features has been given. Some are characteristic features, some are not characteristic feature. यहाँ जितने भी फीचर्स दिए हुए हैं ये सारी की सारी क्वालिटीज हैं एक लिविंग बीइंग की, जिसको हम फर्दर कमिंग नेक्स्ट स्लाइड्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So before start each and every feature, we just divided each kind of feature into 2 different category. Features जो living being के हैं हम उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. कुछ फीचर्स होते हैं जो कि डिफाइनिंग फीचर्स जिनको हम कहते हैं, वो सारे फीचर्स जो सभी लिविंग बीइंग में विदाउट एनी एक्सेप्शन प्रेजेंट होंगे. वो सारे फीचर्स जो सारे लिविंग बीइंग में विदाउट एनी एक्सेप्शंस प्रेजेंट होंगे उनको वी कॉल डिफाइनिंग फीचर. वो डिफाइनिंग फीचर हमारे कहलाएंगे. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ये हर लिविंग बीइंग के अंदर होना ही होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर थिंग लिविंग है. ठीक है, अब वो कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये सारे के सारे जो करेक्टर फीचर्स हैं ये सारे के सारे हर किसी लिविंग सेल में होने चाहिए, लिविंग बीइंग में होने चाहिए. दूसरे तरीके के जो फीचर्स होते हैं उनको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर. करेक्टरिस्टिक फीचर मे प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ. ठीक है, जैसे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. तो अब ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कैसे होंगे, इसको हम फर्दर जब हम 1 बाय 1 हर टॉपिक डिस्कस करेंगे उसी टाइम पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्यों हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैटेगरी में रख रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट फीचर विच वी विल डिस्कस ओवर हियर इज ग्रोथ. सो एज मेंशन्ड इन द पॉइंट नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट that result in an increase in mass and increase in number of cell. Means these are both of them like increase in mass and
इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों की दोनों जो करेक्टरिस्टिक हैं ये ट्विन करेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। ट्विन करेक्टरिस्टिक, व्हाट डज इट मीन? जब सेल ग्रो करेगी यानी कि सेल डिवीजन होगा तो उसका नंबर भी बढ़ेगा, और जब नंबर बढ़ेगा तो उसका मास भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो कैसे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं थ्रू सेल डिवीजन। अल्टीमेटली सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? तो जब सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जब वो ग्रो करेगी तो ग्रो कैसे कर रही है? वो सब थ्रू सेल डिवीजन कर रही है, तो उसका नंबर भी बढ़ रहा है और उसका मास भी बढ़ रहा है। सो द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। तो इट इज एन इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर सेल इनसाइड अ बॉडी है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, जब वो डिवाइड कर रही है तो इंटरनली हमारी ग्रोथ हो रही है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक माउंटेन, लाइक क्रिस्टल्स। ये क्या है? माउंटेन एंड क्रिस्टल्स क्या है? ये तो लिविंग नहीं है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, बट दे कैन ऑल्सो ग्रो। ये कैसे ग्रो करते हैं? माउंटेन, लाइक ये माउंटेन है, अगर ये माउंटेन है और अगर इस पर सिमिलर काइंड ऑफ सब्सटेंस आकर लगातार डिपॉजिट हो जाए तो इसका मास बढ़ जाता है, और जब मास बढ़ रहा है तो हम कह रहे हैं चीज़ ग्रो हो रही है, राइट? अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में इसके ऊपर आइस जम जाती है माउंटेन्स के ऊपर, तो इसका क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। तो लेकिन हम इसको लिविंग बीइंग की करेक्टरिस्टिक तो नहीं है, ये तो नॉन लिविंग के ऊपर डिपॉजिट हो रही है, तो उसका मास तो बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है ना। तो ये जो माउंटेन है, बोल्डर्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, दे कैन ऑल्सो ग्रो बट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस। उनके आउटर सरफेस पर सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल डिपॉजिट हो गया तो उनका मास बढ़ गया, लेकिन वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग नहीं है। इसलिए ये जो ग्रोथ है ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दिस इज नॉट कम्स अंडर द डिफाइनिंग फीचर कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं। ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में जब दिखाई दे रही है तो इसलिए हम ग्रोथ को करेक्टरिस्टिक फीचर बोल रहे हैं, इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल रहे हैं। सेकेंड करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस यंग वन, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस यंग वन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। It is observed only in the case of living organism. केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, नॉन लिविंग थिंग जितनी भी हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। जिनके अंदर लाइफ है वो केवल रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जो स्टेराइल हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है रिप्रोडक्शन की। उसके सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया हुआ है म्यूल। म्यूल इज अ हाइब्रिड बिटवीन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। सेकेंड एग्जाम्पल इज लाइगर। लाइगर इज अ हाइब्रिड बिटवीन मेल लायन एंड फीमेल टाइगर। Why we call them hybrid? Because these are interspecific hybrids. ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बने हैं। इनकी जो मेटिंग है दैट इज नॉट नेचुरल। ये अलग अलग स्पीशीज के हैं, सेम जेनरा के अंदर हैं। लाइक म्यूल को अगर हम डिस्कस करें तो म्यूल मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स के मिलने से की मेटिंग जब हुई तो म्यूल बना। तो डंकी एंड हॉर्स बोथ आर अंडर डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, लेकिन वो सेम जेनरा के अंदर आते हैं। तो सेम जेनरा की डिफरेंट स्पीशीज की अगर मेटिंग होने से कोई एनिमल बन रहा है तो वो खुद स्टेराइल होगा, वो फर्टाइल नहीं होगा, वो अपने ही जैसे दोबारा नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब वो फर्टाइल नहीं है तो स्टेराइल एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ गए। जब वो अपने ही जैसे दूसरे ऑफस्प्रिंग को जनरेट नहीं कर सकता है तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शंस हैं। सेम विद लाइगर। लाइगर आपका मेल लायन एंड फीमेल टाइगर के मिलने से बना हुआ है। अगेन इट इज़ अ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। ठीक है, तो ये भी स्टेराइल है, ये भी अपने जैसे लाइगर अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स को पैदा नहीं कर सकता है। नेचुरली जो हमारा एक एग्जाम्पल पाया जाता है दैट इज स्टेराइल वर्कर बी। हनी बीज जो हैं, हनी बीज की कॉलोनी में 3 तरीके की बीज होती हैं। एक है आपकी क्वीन,
नेक्स्ट है आपकी वर्कर बी एंड थर्ड है आपका ड्रोन्स। क्वीन क्या है? इट इज ए रिप्रोडक्टिव फीमेल, सभी को पता है, ये हम 8th 9th में पढ़े हुए हैं। वर्कर बीज, दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव फीमेल्स, राइट। एंड ड्रोन्स ये मेल हैं, इन्हीं से मेटिंग करके नई जनरेशन इसके डेवलप होंगे। तो ये जो वर्कर बी वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे, वर्कर बी, ये स्टेराइल हैं, ये स्टेराइल हैं, तो ये भी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये भी एक्सेप्शन हो गया। इसके अलावा 4th एग्जाम्पल जो यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज सम इनफर्टाइल ह्यूमन कपल बिकॉज ऑफ एनी हार्मोनल डिसबैलेंस और एनी अदर मेटाबॉलिक एरर। कुछ ह्यूमन कपल्स इनफर्टाइल होते हैं, वो अपने जैसे दूसरे ऑफस्प्रिंग को पैदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये तो नहीं है, हमने ये जो 4 एग्जाम्पल पढ़े हैं लाइक म्यूल, लाइगर, स्टेराइल वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, की ये लोग लिविंग नहीं है, ये लिविंग हैं। इनके अंदर अदर फीचर्स तो हैं, ये सोच सकते हैं, ये ग्रो कर रहे हैं लगातार, ये रेस्पॉन्ड कर रहे हैं एक स्टिमुलाई के लिए, ठीक है। तो इनके अंदर बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो सारी हो रही है, तो ये लिविंग नहीं है क्या? लिविंग है, मगर ये रिप्रोडक्शन वाला जो फीचर है ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ऑल्दो वी नो दैट नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैज़ अ पावर टू रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट, कोई भी नॉन लिविंग नहीं कर पाएगा। रिप्रोडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। लेकिन चूंकि यहाँ पर म्यूल है, लाइगर है, ठीक है, सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक्सेप्शन है, इसलिए हमें रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर की कैटेगरी में रखना पड़ता है। अब देखिए रिप्रोडक्शन कितने तरीके का हो रहा है। बडिंग इज वन एग्जाम्पल। बडिंग थ्रू बडिंग ईस्ट एंड हाइड्रा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इन दिस पिक्चर हाइड्रा से देखिए 2 बर्ड्स निकल रहे हैं और ये फिर से 2 नए बर्ड निकलेंगे, ये अपने पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट आउट होंगे और न्यू एनिमल की तरह से या न्यू हाइड्रा ऑफस्प्रिंग की तरह से बिहेव करेंगे। नेक्स्ट इज योर फ्रेगमेंटेशन अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है, इसके थ्रू फंजाई, फिलामेंटस सेल की, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, ये देखिए ये जो पिक्चर है ये प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस का है। ये थ्रू फ्रेगमेंटेशन क्या हो रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख लेते हैं। प्लेनेरिया इज अनदर एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने वो सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्लेनेरिया इज ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म एज शोन इन दिस पिक्चर। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन, ट्रू रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में। जो पेरेंट प्लेनेरिया है वो उसको हम अगर बहुत सारे पीसेस में कट कर दें तो ईच फ्रेगमेंट रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट एंड कन्वर्ट इनटू अ न्यू डॉटर प्लेनेरिया। ईच फ्रेगमेंट, ये जो फ्रेगमेंट है जिसको एक ये है, अनदर वन दिस, ये देखिए तीनों के तीनों फ्रेगमेंट 3 नए डॉटर प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेनेरिया के केस में ट्रू रीजनरेशन होता है। जबकि जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा, दे कैन ग्रो बाय सेल डिवीजन होता है इनका, माइटोसिस है, मियोसिस है, बाइनरी फिशन है, इसके थ्रू। और इसमें इनकी ग्रोथ पैटर्न में क्या होता है? ग्रो भी करते हैं ये और इंक्रीज इन नंबर्स और मास भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के साथ कंबाइंड हो रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज योर मूवमेंट, ठीक है। एनिमल शो मूवमेंट एंड लोकोमोशन बाय विच दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल तो मूव करते ही हैं, प्लांट कैन ऑल्सो मूव। प्लांट कैसे मूव करेंगे? अकॉर्डिंग टू सनलाइट। अगर हम किसी, ये बहुत एग्जाम्पल हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, अगर सनलाइट नहीं है, किसी प्लांट को हमने डार्क रूम में रख दिया और किसी एक पर्टिकुलर होल से लाइक रोशनी आ रही है, तो क्या होगा? प्लांट उस तरफ मूव कर जाता है क्योंकि उसे सनलाइट चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, तो दे कैन ऑल्सो मूव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? इट इज अ मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट। सेल के अंदर जो एक स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट है उसको मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है, ठीक है। कांस्टेंट एनवायरमेंट चाहिए,
चाहे आपका बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो या बाहर की ह्यूमिडिटी चेंज हो रही हो या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर चेंज हो रहा हो, उसका असर सेल के अंदर ना आए, अगर सेल को लिविंग रहना है तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. व्हाट इज रिटन ओवर हियर? मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस. Homeostasis is the ability of living organism to regulate and maintain a constant internal environment despite of external changes. For example, the regulation of body temperature in mammals. When it is hot, we sweat to cool down. है ना? जब बहुत गर्मी हो रही होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी से पसीना निकलने लगता है. क्यों? क्योंकि हमें हमारी बॉडी को क्या करना है, कूल डाउन करना होता है. होम्योस्टेसिस अपनी सेल्स की मेंटेन करनी है. अगर कूल डाउन नहीं करेंगे तो लिविंग सेल्स जो हैं वो उसकी वाइबिलिटी छोड़ देंगे. ठीक है, बीमार हो जाएंगे हम. और अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो क्या होगा, शिवरिंग होने लगती है. ठंड, अगर हम कश्मीर में चले जाएं या किसी ठंडी जगह चले जाएं, शिवरिंग होने लगती है टू जनरेट एनर्जी, क्योंकि बॉडी ऐसा ऑटोमेटिकली करती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपना जो स्टडी स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए. इट इज़ अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर लाइफ स्पान. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान. इट शोज बर्थ, फिर ग्रोथ होगी एक टाइम तक, देन मैच्योरिटी, देन डेथ. देयर इज अ सीक्वेंस, लेकिन उस डेथ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लाइफ स्पान है. ठीक है, तो इट इज़ अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान है ही, नॉन लिविंग थिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक लाइफ स्पान है. एक टाइम के बाद नॉन लिविंग चीज़ें भी खराब होना शुरू कर जाती हैं. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस ओवर हियर इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. All living organisms carry out metabolic process. So metabolism is a chemical reaction. It is a chemical reaction occur within an organism. Chemical reaction है जो किसी भी organism के अंदर चलती रहती है. And we further divide metabolism into two category. First is your anabolism, another one is catabolism. Anabolism क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होगी किसी भी बायोमोलिक्यूल की, किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी, जैसे कि फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, प्लांट्स सनलाइट, वाटर, ठीक है, और अपने न्यूट्रिएंट्स को यूज करके सिंथेसाइज कर रहे हैं अपना फूड, तो इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, यही यहां पर इस स्लाइड में आपको बताया गया है. फूड पार्टिकल कैन ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस थ्रू कैटाबॉलिक पाथवे, एंड व्हेन स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सम बिग मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो उसे बोल रहे हैं एनाबॉलिक पाथवे. तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम, ये हो कहाँ रहा है? ये हो कहाँ रहा है? ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है इनसाइड अ सेल. सेल, ये एक सेल है, सेल के अंदर हो रहा है मेटाबॉलिज्म. और सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग सेल की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की. तो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होगा ही वहां जहां पर सेल होगी. ठीक है, ये किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं होने वाला है. सो इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म कम्स अंडर अ डिफाइनिंग फीचर कैटेगरी. नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर इज cellular organization. All the organisms are made up of cells. As already we discussed in previous slide, cells are the structural and functional unit of life. And all living organisms are composed of one or more cell. ठीक है, तो जहां सेल है वहीं पर लाइफ है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर्स. और इन सेल्स का यूज क्या होता है? ये सेल्स हमारे
इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और एक तरीके के टिश्यू एक तरीके का काम कर रहे होते हैं, कुछ है ना, जैसे कितने कितने तरीके के सेलुलर फंक्शन में ये इन्वॉल्व होंगे. इट मे इन्वॉल्व इन ग्रोथ, इट मे इन्वॉल्व रिप्रोडक्शन, इट मे इन्वॉल्व डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, ठीक है. सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर. Since non-living organisms are not made up of cell, so they do not have any kind of cellular organization. Next defining feature is your responsiveness or consciousness. As written over here, living being has the ability to detect and react to an external stimuli. जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में एकदम से रिएक्ट करते हैं. कोई भी नॉन लिविंग थिंग रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है. और ये लिविंग थिंग का ही, लिविंग बीइंग का ही प्रॉपर्टी है रेस्पॉन्स देना किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को. जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई लाइक वाटर, लाइट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. रूट्स कैन मूव टूवर्ड्स द डाउन, ग्रेविटी की तरफ रूट बढ़ रही है, और जो हमारा शूट है वो सनलाइट की तरफ बढ़ रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है सनलाइट को, ठीक है. तो एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड react to an external stimuli is a defining feature because it is present in all the living organisms. All living organisms like prokaryote and eukaryote respond different kind of stimuli. Like photoperiod. Photoperiod affect, ये जो photoperiod है affect reproduction is seasonal breeder. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, जैसे कि डॉग, फ्रॉग, लिजार्ड. ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं. तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तभी उनके अंदर हार्मोन जनरेट हो रहे हैं और वो ब्रीड कर पा रहे हैं, ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, प्लांट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है डे और नाइट की लेंथ से. अगर किसी प्लांट को 8 आवर की डे लाइट ना मिले, सनलाइट ना मिले, तो वो डोरमेंसी फेज में चला जाता है, वो फ्लावरिंग नहीं करेगा. फ्लावरिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, प्लांट में रिप्रोडक्शन नहीं होगा. इसका मतलब वो भी फिजिकल स्टिमुलाई जो है उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है प्लांट. और ह्यूमन बीइंग की तो बात ही अलग है. ये जो ह्यूमन बीइंग है ये सेल्फ कॉन्शियसनेस भी शो करता है. बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ह्यूमन आज सेल्फ कॉन्शियस, यानी वो अपने लिए भी अवेयर है, अपने लिए अवेयर है. ह्यूमन को पता है कि सुबह हमें रोज नहाना है. एनिमल डेली सुबह नहीं नहाते हैं. ह्यूमन बहुत अवेयर है अपने लुक के लिए, ठीक है. तो ह्यूमन, क्योंकि ये इवोल्यूशन में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी पे रखा गया है, तो ह्यूमन के अंदर केवल कैपेबिलिटी है सेल्फ कॉन्शियसनेस की. सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग. कॉन्शियसनेस सभी में होती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी है. तो जो रेस्पॉन्सिवनेस है किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए, या जो कॉन्शियसनेस है, इट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ अदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये जितने भी ये फीचर्स थे, डिफाइनिंग फीचर एंड करेक्टरिस्टिक फीचर, इन सभी को यूज करके जो एनर्जी आ रही है आपके प्रोड्यूसर में, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, वो उससे कर क्या रहा है, उससे वो अपना डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है. क्या कर रहा है, लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है. दिस एनर्जी इज नीडेड फॉर द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. Plant capture energy through photosynthesis, converting sunlight into chemical energy, while animal obtain energy by consuming plant or other animal and performing cellular function. ये जो प्लांट है, ये देखिए इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है. प्लांट्स जो हैं ये सनलाइट ले रहा है, सनलाइट लेने के बाद ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना रहा है, ठीक है. और इस प्लांट को खा के प्राइमरी कंज्यूमर अपना फूड ले रहा है, ठीक है. एंड देन सक्सेसिवली जो एनर्जी है वो
ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सनलाइट टू प्राइमरी प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरी की पूरी फूड वेब बन जाती है या एनर्जी फ्लो होता है इन अ इकोसिस्टम। सो एज मेंशन्ड इन द लास्ट point, ecosystem demonstrate the flow of energy through food web where organisms at different trophic level obtain energy and transfer energy. Now this slide shows different type of biological organization. So first of all we must understand what is biological organization. हमें सबसे पहले ये देखना है कि biological organization होता क्या है। So biological organization is a hierarchy structure of life from its smaller unit to larger ecosystem. Smaller unit to larger ecosystem. Biological organization is a way of categories at different level of life, starting from smallest and simplest unit to the largest and most complex system. ये देखिए, इसमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है एंड डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपलेस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एटम लेवल, देन molecular and compound level, when 2 or 3 molecule or more than 2 or 3 molecule club together and form different type of molecules like crystals, colloid and mixture. तो ये जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इसे हम नॉन लिविंग बोल रहे हैं। और अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स में ये मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं फॉर एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, किसी सेल के अंदर ये काम आ रहे हैं, तो इनको ही हम टर्म दे देंगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स कम्स अंडर ऑर्गेनेलीज बनेंगे फिर, और ऑर्गेनेलीज कहाँ पर होते हैं? इन लिविंग सेल। लिविंग सेल्स, एक तरीके की लिविंग सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू देन फॉलोड बाय ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन इज देयर, देन कम्युनिटी इज देयर, देन इकोसिस्टम एंड फाइनली बायोस्फीयर। ठीक है, तो ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी क्या डिस्कस किया था? इट इज मॉलिक्यूलर और एटम लेवल। मॉलिक्यूलर एंड एटम लेवल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एंड एटम इन itself is lifeless. Molecule may be simple, compound, it may be small or it may be large. Molecule found in living system are called biomolecules. So this is the basic unit of organization का पार्ट है। सबसे लेवल 1 क्या है हमारा? मॉलिक्यूल एंड एटम लेवल। देन इसके बाद आएगा सब सेलुलर लेवल। इन नॉन लिविंग सिस्टम मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड फॉर्म ओनली एग्रीगेशन। जब एग्रीगेट होकर नॉन लिविंग मॉलिक्यूल और कंपाउंड कुछ अगर पार्टिकल्स बना रहे हैं, कुछ मिक्सचर बना रहे हैं, तो वो नॉन लिविंग सिस्टम का पार्ट होगा। इसके एग्जांपल्स जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इस स्लाइड में देखा था, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कोलॉइडल, क्रिस्टल्स एंड मिक्सचर्स। While in organelle living system, they also form subcellular structure like cytoplasmic mixture and cell organelles. So in cellular level, the first level is cell. हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सेल आर द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सब सेलुलर कंपोनेंट्स गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म cells. They can be prokaryote or eukaryote. Unicellular amoeba is the a very good example of cellular level organization. Next level of organization is tissue and organ level organization. Cells with similar function form tissue. Tissue work together to create a organ. कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? जैसे हार्ट टिश्यू के सारी जो सेल्स हैं वो एक ही तरीके का टिश्यू है. ह्यूमन ब्रेन, लंग्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दिस ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आएगा. ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? कंप्लीट ऑर्गन्स होंगे जो एक दूसरे के साथ काम कर रहे होंगे.
लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पिक्चर में हमें दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो यहाँ स्टमक है, स्टमक के बाद फूड पाइप है, सॉरी पहले उसके बाद स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम है। ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए सारे के सारे सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनिज्म लेवल। एन ऑर्गेनिज्म इज अ कंप्लीट लिविंग इंडिविजुअल। इट कैन बी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। यहाँ पर देखिए कितने सारे एनिमल्स हैं, वो अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट इज योर पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल है, ऑर्गेनिज्म के बाद क्या आया? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। अगर एक जैसी स्पीशीज का जो भी ग्रुप है उसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। और क्यों बोलेंगे पॉपुलेशन? क्योंकि उनके अंदर उनका जो जीन पूल है वो सेम है, उनका जीन पूल सेम है। दे कैन इंटरब्रीड, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो अ पॉपुलेशन शेयर द सेम जीन पूल बिकॉज ऑफ इंटरब्रीडिंग। आफ्टर पॉपुलेशन लेवल, नेक्स्ट लेवल इज कम्युनिटी लेवल। Population of different species found in a particular community। तो population of different species, community किसे बोल रहे हैं हम? community हम बोल रहे हैं कि एक ही एरिया में रहने वाली डिफरेंट स्पीशीज जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो वो उस पर्टिकुलर एरिया की कम्युनिटी कहलाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, ग्रास भी है, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हैं। ये सारे के सारे एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो ये कम्युनिटी है। यहाँ पे हर एक केवल एक तरीके के इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस रहनी है इन द सेम एरिया, ठीक है। सो पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फाउंड अ पर्टिकुलर एरिया। ये एक ही एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशंस अगर रह रही हैं तो उसको हम टर्म बोल रहे हैं कम्युनिटी, ठीक है। मेंबर ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। ये जितने भी हैं कम्युनिटी के मेंबर, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते ही करते हैं। फूड के लिए करते हैं, शेल्टर के लिए करते हैं, एंड प्रोटेक्शन के लिए इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर हैं, हर्बीवोर, वो प्लांट से या ग्रास से कम इंटरेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको खाना है, ठीक है। फूड के लिए वो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर, ठीक है। ऐसे सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाना है, वो उनका फूड है, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं फॉर देयर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लेवल इज योर इकोसिस्टम लेवल। व्हाट इज इकोसिस्टम लेवल? सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन formed by community of population found in an area and its abiotic environment, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले हमने डिस्कस किया था कम्युनिटी में डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि एक एरिया में रहने वाले जितने भी एनिमल्स थे, ठीक है, या प्लांट्स थे, प्रोड्यूसर थे, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कम्युनिटी है। लेकिन अगर जब इस फैक्टर में अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स भी शामिल हो जाते हैं, तो हम उस टाइम पर इसको बोलेंगे इकोसिस्टम लेवल। अब जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर प्रोड्यूसर भी हैं, प्लांट्स हैं, देखिए एनिमल्स भी हैं, ठीक है। और ये इंटरेक्ट कर रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट से भी, यानी कि ये सनलाइट ले रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, दो तरीके के फैक्टर हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। यहाँ पर दो टर्म आएंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं? जिनमें लाइफ है, इट मे बी प्रोड्यूसर और इट मे बी कंज्यूमर। और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? जिनमें लाइफ नहीं है, ये नॉन लिविंग है,
मगर ये इंटरेक्ट करते हैं विद द बायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ इस केस में कौन सा होगा, जैसे कि सनलाइट हो गई, ये एबायोटिक है। हमारा सॉइल हो गई, इसके अंदर के न्यूट्रिशन जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये वाटर है, वाटर, ये अगेन एबायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक कंपोनेंट जब एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो इकोसिस्टम लेवल पर आ जाएगा। और वो इंटरेक्ट क्यों करेगा, तो अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए इंटरेक्ट करेगा और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करेंगे, ये दोनों ही फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि ये ट्री है, ये जो ट्री है ये फोटोसिंथेसिस के लिए डिपेंडेंट है एक एबायोटिक कंपोनेंट के लिए, वो है सनलाइट। ठीक है, और ये यहाँ पर एक और एबायोटिक कंपोनेंट रिलीज भी कर रहा है, दैट इज अ टाइप ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये वाला जो लेवल आता है उसे हम इकोसिस्टम लेवल कहते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज अ लार्जली सेल्फ सफिशिएंट इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स विच हैज इट्स ओन फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इट्स ओन बायोजियोकेमिकल साइकिल। In an ecosystem, individual constitutes the smallest unit. Ecosystem में जो एक individual है उसको हम smallest unit मानेंगे। ठीक है, so this is all about your level of all the levels, जितने भी levels थे, molecular level to tissue level, molecular to cell to tissue, then organ system, पॉपुलेशन। ठीक है, देन पॉपुलेशन टू कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, ये सारा का सारा हमने यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज द फाइनल स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, फ्यूचर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फ्यूचर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द मैनी फैक्टर्स। इट डिपेंड्स अपॉन द मैनी फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्स कंजप्शन। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड आगे आने वाले फ्यूचर में कैसा होगा, कैसा नहीं, ये सारा इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ये जितनी भी हमारी ह्यूमन की ओवर पॉपुलेशन है उसकी वजह से लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, सारे जंगलों को काट रहा है। जब जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं फ्लड आ रहा है तो कहीं अर्थक्वेक आ रहा है ना, जब, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। जब हम जंगलों को काट रहे हैं, ह्यूमन बीइंग जंगलों को काट रहा है, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो वहाँ की थी वो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो रही है। तो इट डिपेंड्स, सो फ्यूचर इज नॉट प्री डिटरमाइंड और फिक्स बट रादर शेप्ड बाय आवर एक्शन एंड डिसीजन। ये ह्यूमन को, इंडिविजुअल्स को ही डिसाइड करना है कि हमें अपनी मदर अर्थ का ख्याल कैसे रखना है, हमें लिविंग वर्ल्ड को मेंटेन करके रखना है या नहीं। क्योंकि अगर मदर अर्थ का जो भी इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ तो उसका इम्पैक्ट सभी के ऊपर पड़ता है। लिविंग वर्ल्ड अगर डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट सभी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे पहले केवल जानवरों पर असर पड़ेगा ऐसा नहीं है, ह्यूमन पर सबसे पहले असर पड़ता है। सो ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रूशियल एंड डिटरमाइन द फेट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हमें आगे किस तरीके का लिविंग वर्ल्ड देखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर में हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ लिविंग बीइंग, कौन कौन से फीचर्स हैं। हमने इसको दो में डिवाइड किया, करेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर। कुछ फीचर हैं जो करेक्टरिस्टिक फीचर का पार्ट हैं, बाकी कुछ हैं जो डिफाइनिंग फीचर का पार्ट हैं, वो दोनों हमने डिस्कस किए हैं। डिफाइनिंग फीचर्स वही फीचर्स हैं जो सारे के सारे लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होने चाहिए, जबकि करेक्टरिस्टिक फीचर में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसके बाद हमने डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा, लिविंग वर्ल्ड से लेकर लेवल 1 यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल से लेकर हमने इकोसिस्टम लेवल तक देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। आगे हम फिर से मिलेंगे विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन इन चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।